हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहली न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था और ये दिल्ली के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जो हमारे सीजीआई थे और अदर जो जुडिशियल मेंबर्स थे वो वहाँ प्रेजेंट थे। इनफैक्ट हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, राइट, नेपाल, इंडोनेशिया, तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे या रिलेटेड पर्सन्स थे, दे वर प्रेजेंट ओवर देयर। और यहाँ पे क्या क्या टॉपिक पे बात हुई उसको हम देखेंगे डिटेल से, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इट्स अ डायमंड जुबली। तो देखिए, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वास्तव में उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो जनवरी महीने में 28 तारीख को हुआ था 1950 में, राइट। तो इस लिहाज से 28 तारीख को ये फंक्शन सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग आर्टिकल में जाएंगे, डिस्कशन करेंगे बैकग्राउंड से, डिटेल से चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारी आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है वो बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ये पावर डिराइव करती है। तो इससे पहले हमारे यहाँ क्या था? तो इससे पहले जो ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ थे तो उनकी एक काउंसिल हुआ करती थी, दैट इज़ अ प्रीवी काउंसिल, राइट। तो एक प्रीवी काउंसिल होती थी जो सुप्रीम कोर्ट जैसे आज हमारे सारी चीज़ों को सुनती है, हम लोग अपील कर सकते हैं, यहाँ पे जजमेंट मांग सकते हैं। तो उस तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट जो है, अब आर्टिकल जो है 124 से 147, राइट, सुप्रीम कोर्ट इसमें आता है। और पार्ट आपको याद रखना है, दैट इज़ अ पार्ट 5। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए बैठते हो वो इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है। 2019 में हुआ जो चेंज है सुप्रीम कोर्ट में, जो जज हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो कितनी होती है, तो 2019 में चेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या आज के डेट में कितनी है? 34 है। 34 का मतलब 1+33, दैट इज़ अ 1 इज़ अ सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड रेस्ट इज़ अ जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ये सीनियर अमॉन्ग ऑल होते हैं, लेकिन सब इक्विवेलेंट ही हैं, सब में ये सीनियर अमॉन्ग है। तो ये नहीं कि डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट में आज जजों की संख्या 34 है, बट अर्लियर जब सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुई थी तो दैट वाज 7। ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सबसे पहले जो जज थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। फिर जज की संख्या बढ़ा करके कितनी हुई? 10 हुई। फिर कितनी हुई? 13 हुई। 13 के बाद कितनी हुई? 25 हुई। 25 के बाद कितनी हुई? 31 हुई। और 31 के बाद एज प्रेजेंट कितनी है? 34 है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, VVI याद रखिएगा। देखिए, हमारे यहाँ ना ये जो सुप्रीम कोर्ट है, राइट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सीज भी चलते रहते हैं। और उसके लिहाज में बहुत इम्पॉर्टेंट है 4 जज केस। पहले 3 था, लेकिन 2015 से जो है वो 4 जज केस है। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों चलती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट का तरीका बहुत ही वेग है, बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे लगे हुए हैं। 2015 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है NJAC का गठन किया था और जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था। तो वही केस को 4th नंबर का केस कहा जाता है, 4th जज केस कहा जाता है, राइट। दैट इज़ अ नेशनल NJC, याद रखिएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये गवर्नमेंट जब आई तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, देखिए उस क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसे संबंधित था, तो आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो या SSC या कोई जूनियर लेवल का दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो वो पूछ देता है कि NJAC जो है वो कौन सा अमेंडमेंट करके लाया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिवर्स, तो आप ये देखिए। और थोड़ा सा ऊपर का एग्जाम देते हो तो फिर आपसे पूछा जाता है कि 3rd जज केस क्या है, 4th जज केस क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ दे देती हूँ, बहुत डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए, जो फर्स्ट जज केस हुआ था, जिसमें अब मैं जज के जो केस है इसके अंडर में नहीं जा रही हूँ, बस आप जो है सुपरफिशियल जो पॉइंट है ऊपर ऊपर से जान लीजिए। फर्स्ट जज जो केस हुआ था, वो जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1982 में। उसके बाद सेकेंड जज केस जो है वो स्टार्ट होता है 1993 में। एंड उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड जज केस है वो 1998 में। एंड 4th जज केस तो NJAC का ही है। चलिए, अब हम आते हैं आर्टिकल के अंदर। देखिए, एक और चीज़,
आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटाना चाहें, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही मीडिया में चलती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट की जज या जज जो है या कोर्ट जो है वो बाइज्ड है, ब्ला ब्ला दिस दैट। या कभी कभी हम सुनते हैं कि एंटी गवर्नमेंट होके, मतलब गवर्नमेंट को लताड़ लगा रही है, गवर्नमेंट को डांट लग रही है कोर्ट से। तो क्या गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले सकती? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उनका रिमूवल आसान नहीं है, उसके लिए बहुत प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और जुडिशरी के लिए एक जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट होती है 1968 की, उसके तहत जो है 68, उसके तहत जो है बाकायदा बिल पास करके पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर 100, राज्यसभा के अंदर 50, और प्रोसेसिंग करके, जिस तरह से राष्ट्रपति जी का इम्पीचमेंट होता है उसी तरह से इम्पीच करके यहाँ पे हमारे जज को हटाया जाता है। तो आसान नहीं होता है। चलिए, हम इतना जानने के बाद हम आर्टिकल के अंदर आते हैं कि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में हुआ क्या था। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई थी, एक तरह से जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, इसके अंदर किन किन बातों पे ध्यान दिया गया, और क्योंकि यहाँ से हमारे विशेष क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पिलर बताया। भारत में जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इंडिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का सुप्रीम कोर्ट एक पिलर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है देश में जो सोशल जस्टिस है, पर्सनल फ्रीडम है, ठीक है, एक्सप्रेशंस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सुप्रीम कोर्ट एक तरह से देखा जाए तो वाहक है। ना केवल देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, बल्कि जो इंडिविजुअल लेवल पे भी ये जो है लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो कदम हैं उनको अप्रिशिएट किया गया, एंड नाउ ये बताया गया कि जो आगामी 25 साल है, यानी 2047 का जो विज़न है, उसमें जो इकोनॉमी पॉलिसीज़ बनेगी, राइट, वो पॉलिसीज़ वाइब्रेंट इंडिया का फाउंडेशन होगी, और उस फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होगी। अब देखो, इस बात के बड़े मतलब हैं, क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जब भी बिल पास करेगी देश के डेवलपमेंट के लिए, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल था ना, काफ़ी इश्यूज में था 2015 में, तो देश के विकास के लिए कोई भी बिल अगर सुप्रीम कोर्ट पास करती है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करती है, तो उसमें कोई ना कोई लूप होल होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगे, जिसको कोर्ट ही कैटर करेगी, कोर्ट एड्रेस कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होगा बड़ा फिल्टर तरीके से होगा। तो ये जो बात है वो इसी को जो है प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कितना ज़्यादा रियलिस्टिक काम कर रही, कितना रॉबस्ट काम कर रही है। क्योंकि वो जो स्पीच कर रहे थे दैट वाज इन हिंदी, बट रियल टाइम में वो जो है ट्रांसलेट हो रही थी हिंदी से इंग्लिश में। तो ये कैसे हो रहा था ये पॉसिबल? ये था भाषनी ऐप के द्वारा। तो यहाँ पे देखो, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। तो भाषनी ऐप जो है वो लैंग्वेज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रहा था एज ए एआई टूल्स, राइट। तो इसकी चर्चा वहाँ पे हुई। देखिए, जो जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे जब जब टॉपिक आता जाएगा तो। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जो स्पीच में क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए। एंड उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी अच्छी सजेशन दी है सुप्रीम कोर्ट को, दैट वाज सजेशन, राइट, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि जो जो जज होते हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं, फैसला देते हैं या रिपोर्ट देते हैं, तो उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो बहुत ही क्रिटिकल क्लमजी होता है। वो नॉर्मल लोगों की अंडरस्टैंडिंग से बस की बाहर की बात होती है। एंड जब आप जस्टिस, जो आपका जो पेपर है आप उसको समझ नहीं पाएंगे, सरल भाषा में नहीं होगी या आपकी भाषा में नहीं होगी, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जो भारत का जो सामान्य नागरिक है उसके लिए जस्टिस एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री, वो जितने भी जजमेंट्स हो चुके हैं या जजमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड शब्द होते हैं, लीगल वर्ड्स होते हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए जो है वर्क कर रही है। क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या मैन पावर लगेगा, किस तरह का फॉर्मेटिंग होगा, उस पर काम हो रहा। आने वाले समय में आपको आपकी ही भाषा में जो है जजमेंट मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के का आज के डेट में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। कई कई जो राज्य हैं, जैसे एमपी वगैरह हो गया, उन सभी राज्यों में जो हाई कोर्ट है वो हिंदी यूज़ करते हैं। कब? जब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट
कानून ऐसा बना देती है कि हिंदी यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी इंग्लिश ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाईलाइट किया कि जो गुलामी की मानसिकता है उसको किस तरीके से दूर किया गया है बाय द रिफॉर्मिंग लॉ इनसाइड। तो हम देखेंगे भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है और उसके बाद जो न्याय समाहिता है या फिर जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट जिसको कहते हैं, तो इन सबको बदल करके इंडियन वैल्यू, इंडियन इथोस को सामने रख के, इंडियन प्रिंसिपल को सामने रख करके जो ये बदलाव किया गया है, ये भी जुडिशरी में एक तरह से माइलस्टोन साबित होता है ना। उसके बाद देखेंगे कि जो जन विश्वास बिल है जिसके बारे में आपको बता रही थी कि जो नॉर्मल प्रोसीडिंग जो है वो नॉर्मल भाषा में हो, है ना, उसका स्ट्रक्चर हो वो बहुत ही नॉर्मल हो, सामान्य नागरिक समझ सके, अपनी भाषा में हो, तो उसके लिए जन विश्वास बिल एक तरह से एक रॉबस्ट काम करने वाला है इस क्षेत्र में। नाउ हम देखेंगे मोदी जी की जो स्पीच है उसमें अगला पॉइंट हमारे लिए क्या निकल के आता है। इन्होंने मेडिएशन पे बात किया है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू जो जुडिशरी है उनका वर्डन कम करने का बात किया गया। देखो इंडिया में अभी 4 करोड़ से ऊपर केस हमारे यहाँ है, राइट। जितने जज होने चाहिए उतने जज या उतनी स्ट्रेंथ हमारे यहाँ जुडिशियल स्टाफ की नहीं है, पोटेंशियल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ग्रास रूट लेवल पे उसमें बहुत सारा लूपहोल है, फेक केस से लेकर के बहुत तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसको रिड्रेसल कर पाना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए एक जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस मैकेनिज्म है उसका उपयोग करने की बात की गई है, यानी मध्यस्थता करने की बात की गई है। ज़रूरी नहीं है कि कभी ऐसा होता है ना, दो पड़ोसी हैं, केस हो गया और 1 साल 2 साल के बाद अभी दो पड़ोसी तो सेम हो गए हैं, सामान्य हो गए, बातें भी होती हैं, बट कोर्ट में भी केस चल रहा है और पेशी होती जाना पड़ता है। तो ये भी तो एक तरह का वर्डन है ना। तो मीडिएशन के थ्रू ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, या इससे भी बड़े बड़े डिस्प्यूट्स का ये एग्जाम्पल था जिससे केस का वर्डन कम हो। और इससे पूरी की पूरी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री जी ने उन कार्यों की भी चर्चा की जो उन्होंने सरकार बनाने के बाद से जुडिशियल रिफॉर्म के लिए किया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड, डिजिटल कोर्ट 2.0 लॉन्च किया गया, न्यू वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट की लॉन्च किया गया। और उसके बाद 7,000 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया जा चुका है 2014 के बाद से। इवन रिसेंटली लास्ट वीक ही 800 करोड़ का अप्रूवल हुआ है एक्सपेंशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके लिए ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और जो थर्ड फेज है, ये थर्ड फेज चल रहा है ई कोर्ट मिशन का, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जब कोविड वगैरह हुआ तो उसमें भी कोर्ट अपना काम कर रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, दैट इज़ अ ई कोर्ट ना। तो ई कोर्ट का जो प्रोसेस है, वो जो प्रोजेक्ट है ई कोर्ट, ये उसका तीसरा फेज चल रहा है। और बताया ये गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि उसमें 4 गुना अधिक धनराशि दी गई है सेकेंड फेज से। उसके बाद बताया गया कि जो एक्टिवली वर्किंग जो गवर्नमेंट कर रही है मॉडर्नाइजिंग लॉ को लाने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसमें बेस्ट प्रैक्टिस इनरोल होंगे। और साथ ही साथ जो अभी रिसेंट में जो फातिमा बीबी हैं, राइट, तो उनको जो है पोस्टमार्थ अवार्ड मिला था, पद्मा अवार्ड, तो उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे जो कि बिहार में नवीं बार सीएम बने हैं, 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ इन्होंने शपथ ली, जिसमें 2 डेप्यूटी सीएम हैं जो कि बीजेपी से हैं। तो ये इनका एनडीए जो हम बोल रहे हैं, यानी कि बीजेपी और जो उनके अलायंस हैं जिसमें जेडीयू है, तो ये इनका नेचुरल अलायंस है। नेचुरल अलायंस क्या है, क्योंकि ये प्री पोल था, है ना, चुनाव से पहले ये अलायंस बनाए थे, चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हुए अपनी पार्टी अलग करके अलग गठबंधन की सरकार बनाई और फिर से ये बाउंस बैक करे। तो दैट इज़, ये फिर से अपने प्रीपोल अलायंस की तरफ मूव करे, तो दैट इज़ अ नेचुरल अलायंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है रिवर वाटर से संबंधित। देखिए अभी महाराष्ट्र जो राजस्थान है और जो मध्य प्रदेश है, दोनों ही जगह सेम गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो होता क्या है, जब
जब सेम पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो चीज़ों को डेवलप करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक लंबा प्रोजेक्ट जो पड़ा हुआ था 2 राज्यों के बीच में, जिसमें काम हो रहा था, मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि वो पड़ा हुआ था, बट द प्रोसेस वाज़ वेरी स्लोली, राइट। अभी एमओयू साइन हुआ, दैट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट जो है यानी एमओयू जो है इन दोनों राज्यों के बीच में किस चीज़ के लिए साइन हुआ है, तो जो पारावती काली सिंध चंबल जो लिंक है, रिवर वाटर लिंक है इन दोनों राज्यों के बीच में, उसको बूस्ट करने की बात की गई है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो प्रोग्राम है उसके तहत ही मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अ, ये जो दो नदियां हैं इनको जोड़ करके इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है राजस्थान के उत्तरी भाग में यानी ईस्टर्न राजस्थान में। और राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कैनाल, उसको बूस्ट कर किया जा सकता है। नाउ जो सेकंड प्रोजेक्ट इसके अंदर है वो है नेशनल जो प्रोस्पेक्ट है इंटरलिंकिंग वाटर का, वो है आपकी 13 डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के ईस्टर्न भाग में 13 डिस्ट्रिक्ट, मालवा और चंबल जो रीजन है मध्य प्रदेश का, उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। 2 लाख 2.8 लाख हेक्टेयर ज़मीन से भी ज़्यादा, राइट, जिससे लगभग जो है मतलब दोनों ही राज्य को मिला करके देखा जाए तो 5.6 लाख हेक्टेयर ज़मीन में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी इन दोनों राज्यों के बीच में नदियों के पानी के इंटरलिंकिंग करने से। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इनके बारे में जानेंगे। ये जो नेशनल रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, ये एक लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है जिसमें नदियों को जोड़ने की बात की जाती है। अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हो रहा था, जो पारा तापी नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट है जिसको जो है बजट में मेंशन किया गया था, 2022-23 का जो बजट आया था और अभी बजट आने वाला है। तो हालांकि ये बजट इंटरिम बजट होगा क्योंकि गवर्नमेंट अभी चुनाव में अभी इन्वॉल्व होंगे, तो अभी आम चुनाव हमारा होने वाला है, तो दैट वाज द इंटरिम बजट अभी आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लास्ट बजट था उसमें इस प्रोजेक्ट पे बात की गई थी और इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये पॉइंट्स न्यूज़ में है, इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं एक्चुअली में ये है क्या। देखिए हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारी जो नदियाँ हैं राज्यों के अंदर, उनको जोड़ने की बात की गई है ताकि इनको जोड़ करके कई राज्य सूखे होते हैं और कई राज्य में बाढ़ आ जाता है तो उसको दूर किया जा सके। जैसे इनमें जो है दमन गंगा पिंजाल रिवर, पारा तापी नर्मदा रिवर, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार और पेनार कावेरी रिवर को जोड़ने की बात है। लेकिन ये 5 रिवर पे तो मतलब बजट में बात की गई थी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दैट वाज मेंशन इन द लास्ट बजट। But what is the background actually? First, we know the background of National River Linked Project. ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो 1919 में जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो अथर कॉटन एक ब्रिटिश चीफ इंजीनियर थे। इन्होंने भारत में नदियों को जोड़ने की बात कही थी क्योंकि कहीं पे सूखा और कहीं पे बाढ़ का सिचुएशन होता था जिसके कारण से बार बार फामाइन यानी कि हमारे यहाँ भुखमरी आती थी, अकाल आता था। बाद में आज़ादी के बाद 1970 में डॉक्टर के एल राव बने इरिगेशन मिनिस्टर और वो इंजीनियर भी थे, डैम इंजीनियर कायदे से। तो उन्होंने नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का एक प्रपोजल दिया जिसमें साउथ में सूखा और नॉर्थ में जो फ्लड आता है इससे मुक्ति मिल जाएगी। 1980 में हमारे जो मिनिस्ट्री जो है वाटर मिनिस्ट्री जो थी, उन्होंने नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट जो है 2 भागों में थी जिसमें हिमालयन नदियाँ और पेनिनसुलर रिवर यानी कि जो हिमालय की नदियाँ हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको जोड़ने की बात की गई थी, याद रखिएगा 1980 में। लेकिन ये काम सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक था और सारी चीज़ें ठंडी बस्ती में चली गई। तो 1960 में ये सपना देखा गया क्योंकि अंग्रेज़ों का सपना तो खैर 47 के बाद ख़त्म हो गया। अभी हमारी जिम्मेदारी थी कि उनके अच्छे काम को और जो बुरे काम है उनको छोड़े, अच्छे काम को आगे लेके बढ़े। तो 1970 में ये बातें आई लेकिन हुई नहीं, 10 साल लग गया जो है सोच को रिपोर्ट में कन्वर्ट करने पे और उसके बाद ये ठंडे बस्ती में रही। 2014 में जब गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव किया? केन बेतवा वाटर लिंक जो उनका प्रोजेक्ट है
रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके लिए अप्रूवल मिल गया कैबिनेट से, केंद्र से। उसके बाद 2014 में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो गया और 2021 में फिर जाकर के ये भारत की पहली इंटरलिंक रिवर बनी, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, होल लाइफ के लिए आपको याद रखना है ना। यहाँ पे हम देखेंगे जो नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट, दैट इज़ NRLP जिसको हम कहते हैं, इसका पहले का नाम क्या था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो ये जो है एक तरह से रीनेम है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, हिमालयन रिवर और जो पेनिनसुला रिवर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हिमालयन रिवर में 14 रिवरों पे पाइपलाइन बनाने की बात की गई है, जिसमें जो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा पे और उनकी ट्रिब्यूटरीज पे कंस्ट्रक्ट करना है डैम, लिंकिंग करना है गंगा और यमुना को, कनेक्ट करना है ब्रह्मपुत्रा गंगा बेसिन, महानदी बेसिन को, और उसके बाद कनेक्ट करना है किसको, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, माने जो पूर्वी सहायक नदियां हैं गंगा की, जिसमें साबरमती से लेकर के चंबल रिवर है, उनको लिंक करना है। पेनिनसुला कंपोनेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें 16 नदियों पे बात हो रही, तो यानी हिमालय जो भाग है, हिमालय का जो भाग है वहाँ से जो नदियाँ निकल रही है, उनमें 14 नदियों पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत काम करना, और जो हमारी पेनिनसुला रिवर है यानी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनमें 16 नदियों को जोड़ने की बात की गई है, जिनमें हम यहाँ पे देखेंगे जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, पेनार रिवर, वैगई रिवर, उनका पानी को जोड़ना है। महानदी गोदावरी के बेसिन को कावेरी, कृष्णा, वैगई रिवर से जोड़ने के बाद केन बेतवा रिवर हमने देखा, साथ ही साथ जो पार्वती रिवर और काली सिंध रिवर चंबल, ये अभी इस पे राजस्थान और MP के बीच में अभी MOU हुआ जो हमने पढ़ा। तो MOU में पेनिनसुला रिवर की 16 नदियों में से एक नदियां अभी न्यूज़ में है, लेकिन हिमालयन नदियों में से एक नदी जो केन बेतवा था, ये काम हो चुका है। तो आप समझिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर है ना, साउथ तापी, नॉर्थ मुंबई, ये पारा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो इसके लिए बवाल चल रहा है और ये तो बजट में भी था। पारा तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके लिए 2010 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दी थी, समझ रहे हैं, और उस समय से ठंडे बस्ते में है, तो इसीलिए इसको बजट में मेंशन किया गया, क्योंकि ये सब कार्य में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। नदी का रास्ता मोड़ना आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजेस होते हैं, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट चैलेंज भी बहुत होते हैं, लोगों को विस्थापित भी करना पड़ता है, जंगलों को काटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नाउ हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फोकस है ऑन व्हाट, स्कॉमेट पॉलिसी अभी क्या है इसको देख लेते हैं। जो हमारी डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके जो DGFT है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनका जो हमारी MEA है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनके साथ मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस होना है, जो कि आज NCST कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल, राइट, जो इंडिया की एक तरह से अपने आप में स्पेसिफिक ट्रेड कंट्रोल है, और इस पे फोकस किया जाएगा किस चीज़ पे, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कुल मिला के बोलते हैं स्कॉमेट, और ये VVI बनने जा रहा है, राइट। और किस तरीके से जो ये हमारे स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है या टेक्नोलॉजी है, उनको या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर डुअल यूजेज होना चाहिए, यानी कि उनका इंडस्ट्री यूज़ भी हो रहा है और मिलिट्री यूज़ भी हो रहा है। ऐसे गुड्स, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, इस पर यह चर्चा होनी, जिसमें पूरे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, लगभग 500 इंडस्ट्रीज़ को DGFT ने इनवाइट किया है, साथ ही साथ जो हमारी UNSC है, दैट इज़ अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ जो MTCR है, दैट इज़ अ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्यूम, राइट, उनको भी इनवाइट किया गया। बाद बाकी तो जो इंडिया की बॉडी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जो DGFT है, कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो जो गवर्निंग स्टाफ है देवर प्रेजेंट, वो तो रहेंगे ही प्रेजेंट, राइट, विज्ञान भवन में ये होना है। तो इसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। अब देखिए एक सिंपल चीज़ आप समझिए, हमारी ना जैसे भी ड्रोन हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई, मतलब इंडिया टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत वास्ट होता जा रहा है, बट
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ हो रही है, एक तरह से मनी प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो कॉन्फ्रेंस में जो है वेरियस फील्ड से, वेरियस डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्ट्रैटेजी ट्रेड कंट्रोल सिस्टम एंड इंडस्ट्री है, राइट, ये अपने आप में एक बॉडी है एक तरह से समझिए। क्योंकि ये कैसे मैंने ऑफिशियली फिजिकली सेटअप ये दिखाई नहीं देती है, बट ये ऐसी थिंक टैंक बॉडी है, चलती फिरती थिंक टैंक बॉडी है जो हमारी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करती है। तो इनके द्वारा किस तरीके से रेगुलेट करना है, इसी पे चर्चा होने वाली है। दैट इज़ अ यूएवीज, ड्रोन्स, है ना, एरोस्पेस, डिफेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इक्विपमेंट्स, है ना, हाईटेक मटेरियल्स वगैरह जो है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन होना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारी जो ट्रेड है, जो हमारी इकोसिस्टम बन रहा है, जो हम जिस सेक्टर में आने वाले हैं, और जो हमारा एक तरह से आने वाले समय में पोटेंशियल होगा। अभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, हेल्प लेंगे, बट द डे विल नॉट टू फार जब हम इसमें एक्सपर्ट होंगे। तो उसके लिए हमें एक एक कदम बहुत सावधानी से चलने होंगे, उसी का ये एक पहल है। 100 बेड का जो है योगा न्यूरोपैथी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है डिब्रूगढ़ में, और ये फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आसाम के अंदर ये हो रहा है, जिसमें हमारी जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, दैट इज़ अ CRIYN, ठीक है, ये जो सीएम है उनके साथ पहुँचे रहेंगे, प्रेजेंट हैं, और इनके द्वारा ये डेवलप किया गया। ये स्टेट ऑफ आर्ट है। देखो, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ना ऐसा होता है कि आपकी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब खुद की इंडिजिनस वे या पाथ, राइट, जो आपने खुद से डेवलप किया है, आपकी खुद की सेल्फ मेड है, तो उसको स्टेट ऑफ आर्ट बोलते हैं। तो ये स्टेट ऑफ आर्ट है, क्योंकि देखो ये न्यूरोपैथी वगैरह है ना, या जो जो आयुष मंत्रालय है, इसमें जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं वो लगभग जो है हमारे इंडिजिनसली ही हैं। और इसके लिए यूजी, पीजी और हायर रिसर्च वगैरह जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट भी होंगी, मतलब एजुकेशनल प्लस प्लस हमारा ये जो है ग्राउंड वर्क पे, एजुकेशनल और ऑपरेशनल दोनों ही जगह पे ये काम होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया जाएगा, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, और जो है आपका सीवीडी जैसे, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह जो है, इन पे भी काम किया जाएगा। देखो, नॉन जैसे सीवीडी भी अपने आप में एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही बोलेंगे। जैसे मुझे हार्ट अटैक, अगर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी पर्सन एक्स से उससे हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको देख के किसी और को नहीं हो जाएगा, किसी और को देख के किसी और को नहीं हो जाएगा। तो ऐसे डिजीज़ जिसको, जो इन्फेक्शन को फैलाता नहीं, जैसे बीपी है तो सभी को बीपी है, कॉमन बात है। डायबिटीज़ किसी को देख के या खा के साथ में नहीं हो सकती। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। नाउ हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ों पे इलाज किया जाएगा, जिसमें आपके अस्थमा से लेकर के सीओपीडी, सीवीडी मैंने बताया आपको, फिर मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स, डायबिटीज़, ओबेसिटीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल सभी लोग खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, मेल फीमेल सभी लोग, राइट। फिर उसके बाद जो एथराइटिस होती है या ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे किसी को कुछ भी बीमारी हो रही है तो वो उस व्यक्ति को हो जा रही है, क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी डल है। तो वो उस पे काम करना, कैंसर जैसे चीज़ों पे काम करने के लिए, या फिर जो आपके जो रिलेटेड डिजीज़ है उस पे काम करने के लिए थेरेपी का यूज़ किया जाएगा, योगा का यूज़ किया जाएगा, न्यूट्रिशन का यूज़ किया जाएगा, मसाज का यूज़ किया जाएगा, जिसमें अलग अलग एक्यूप्रेशर थेरेपी से लेकर के एक्यूपेंचर थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, है ना, हाइड्रोथेरेपी, ये सब थेरेपी के टाइप हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब भी ध्यान में रखना, नॉलेज में रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सेटअप किया गया ना, दैट इज़ अ डिब्रूगढ़। तो ये न्यूज़ में तो होगा ही, बट प्लेस इज़ इन न्यूज़, तो प्लेस हमें पता होना चाहिए। डिब्रूगढ़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है आपके असम के अंदर, और वास्तव में जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़, यहाँ पे जो नेशनल पार्क है,
डिब्रूगढ़ के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, रेन फॉरेस्ट एरिया है और 2020 में ही इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। अगर हम बात करें तो 50% ऑफ जो टी है इंडिया का वो असम से अप्रॉक्सीमेटली इसी जगह से ही मिलता है। और ये तिनसुकिया और जो आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों की जो है दोनों के से सराउंडेड है डिब्रूगढ़। तो ये आपको याद रखना गेटवे है ये टी प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक तरह से। तो ये तो था लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट का नाम और टी से संबंधित। चूँकि मैंने बात किया है आपसे नेशनल पार्क के बारे में, तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं असम के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं। तो असम के अंदर कुल है 7 नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और वो कौन-कौन से हैं, खुद डिब्रूगढ़ के नाम से ही एक नेशनल पार्क है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राइट। डिब्रू जो है साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए, असम जो है वो एक ट्राइबल या शेड्यूल स्टेट है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान में रखना है आपको कि असम जो है वो आपका एक शेड्यूल्ड स्टेट है, राइट। और इसके अंदर ट्राइबल एरिया है, और ये ट्राइबल एरिया कितने हैं असम के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना। तो ट्राइबल एरिया असम के अंदर 3 है, ठीक है। ट्राइबल एरिया है अगर, तो वो शेड्यूल 6 में आएंगे, शेड्यूल 6 के थ्रू ये मैनेज किए जाएंगे। भारत में जो हमारे शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, तो आपको याद रखना है जो शेड्यूल्ड एरिया है या जो ट्राइबल एरिया है वो आर्टिकल 244 में तो आते ही हैं। और आते हैं किसमें, पार्ट 10 में। 5 शेड्यूल से संबंधित जो राज्य हैं वो आपके 10 ऐसे राज्य हैं जो शेड्यूल 5 के अंदर डील होते हैं। शेड्यूल 6 में आसम के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि आसम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, ये मात्र ऐसे हमारे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया हैं जो स्केड्यूल 6 के अंदर डील किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये 4 शेड्यूल 6 में, बाद बाकी जो आर्टिकल 244 के तहत शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है वो सभी के सभी हमारे स्केड्यूल 5 से डील किए जाते हैं आसम के अंदर। आसम तो एक स्टेट है, उसके अंदर जो ट्राइबल एरिया है, राइट, वो बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 एरिया को, डिस्ट्रिक्ट भी प्रॉपरली नहीं बोलेंगे, गवर्नर को जो लगता है ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक इस कम्युनिटी के लिए या इस ग्रुप के लिए है तो उनको बना देती है। तो इस तरह का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जाना क्योंकि आसम न्यूज़ में है, राइट। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा चीज़ को पिक आउट करते रहना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो न्यूज़ था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।